नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। मालगाड़ी के नीचे रोमांस करता हुआ एक कपल का खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों मालगाड़ी के नीचे बैठकर रोमांस कर रहे थे। इतने खोए थे कि उन्हें यह भी एहसास नहीं कि ट्रेन कभी भी चल सकती है। और फिर वही हुआ, अचानक ट्रेन चल पड़ी। घबराए कपल गिरते पड़ते ट्रैक से भागे और बाल बाल बच गए। एक छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती थी। वीडियो वायरल होने के बाद यूजर भड़के हुए हैं। लोग कह रहे हैं रील बनाने के चक्कर में क्या क्या किया जा रहा। रेलवे भी बार बार ऐसी हरकतों से दूर रहने की अपील कर चुका है, लेकिन यह वीडियो वाकई समझदारी की हदें पार कर देने वाला है। पलामू जिला के ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका आ गया है। प्रखंड कार्यालय परिसर में 5 से 23 दिसंबर तक भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के जरिए एसआईएस सिक्योरिटी गार्ड में 775 पदों पर बहाली होगी और युवाओं को 65 साल तक अस्थायी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। 5 दिसंबर को नावा बाजार, 6 को तरहसी, 8 को रामगढ़, 9 को पिपरा, 10 को सतपरवा, 11 को लेस्लीगंज, 12 को छतरपुर, 13 को हुसैनाबाद, 15 को मोहम्मदगंज, 16 को हरिहरगंज, 17 को हैदरनगर, 18 को नौडीहा, 19 को पांडु, 20 को पणवा, 22 को उटारी रोड और 23 दिसंबर को विश्रामपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। झारखंड में आधार से जुड़े काम कराने वालों को अभी और इंतजार करना होगा। रांची, टाटा और धनबाद के आधार सेवा केंद्र पिछले कई दिनों से बंद पड़े हैं। पहले कहा गया था 30 नवंबर तक सेंटर खोले जाएंगे, लेकिन अब तारीख बढ़ाकर 14 दिसंबर कर दी गई। इसका सबसे बड़ा असर, हर दिन आने वाले सैकड़ों लोग बिना काम के निराश लौट रहे हैं। सिर्फ रांची ही नहीं, साहिबगंज, सरायकेला, बुंडू, यहाँ तक कि बिहार और पश्चिम बंगाल से भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी का काम नहीं हो रहा। समस्या की सबसे बड़ी वजह है कि पुरानी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और नई एजेंसी प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज अभी तक काम शुरू नहीं कर पाई। लोग सवाल पूछने लगे हैं, इतनी बड़ी सेवा बंद होने पर किसी को जनता की परेशानी का एहसास क्यों नहीं। अब उम्मीद है कि 14 दिसंबर से आधार सेवा केंद्र फिर से काम करना शुरू कर देंगे। झारखंड के देवघर श्रावणी मेले से जिस पेड़ा को श्रद्धालु प्रसाद के रूप में लेकर जाते हैं, उसमें 15% मिट्टी की मिलावट पाई गई है। रांची की राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला की रिपोर्ट में इसका खुलासा हो गया। जुलाई में मेले के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों से 69 सैंपल को जब्त किया था। 5 महीने बाद इसकी जांच रिपोर्ट आ गई। पहली बार पेड़े में मिट्टी मिलने की पुष्टि हो चुकी है। अब तक जांच में सिर्फ सिंथेटिक खोआ मिलता था, लेकिन इस बार मामला और गंभीर है। विशेषज्ञों का कहना है ऐसा मिलावटी पेड़ा खाने से स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकता है। सिंथेटिक खोआ, लोथ और पाउडर दूध को मिलाकर किलो के हिसाब से सस्ता खोआ बनाया जाता है और फिर चीनी मिलाकर पेड़े तैयार किए जाते हैं। विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब दोषी दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली 2 बड़ी रेल परियोजनाओं को रेलवे मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी। झारखंड के बरवाडीह, चिरमिरी, अंबिकापुर लाइन और गढ़वा रोड को रामानुजगंज, बलरामपुर रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। परियोजना में 262 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जो उत्तर छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी की कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल देगी। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में बताया है कि इन परियोजनाओं की डीपीआर पहले ही तैयार है और अब इन्हें प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इस परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ को मिलने वाला रेल बजट इतिहास में पहली बार 22 गुना बढ़कर 6,925 करोड़ पहुंच गया है। दोहरीकरण, नई रेल लाइन और अप्रूवल की स्पीड पिछले दशक के मुकाबले 15 गुना तक बढ़ गई है। नई रेल लाइन तैयार होने पर अंबिकापुर, सरगुजा क्षेत्र सीधे झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्व मध्य भारत से फास्ट कनेक्ट हो जाएगा, जिससे रोजगार, व्यापार और विकास में तेजी आने वाली है। झारखंड के 7 जिलों में 5 और 6 दिसंबर को शीतलहर चलने की संभावना है। इन जिलों का तापमान अचानक गिर जाएगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 1-2 दिन के बाद राजधानी का तापमान भी लगातार गिरेगा। 3 से 4 डिग्री से अधिक तापमान गिरने की संभावना है। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला और सिमडेगा में 5 और 6 दिसंबर को शीतलहर चलने का अनुमान है। अन्य जिलों में तापमान सामान्य रहेगा, आकाश साफ रहेगा। 9 दिसंबर तक सुबह में कोहरा रहने की संभावना है। उसके बाद से आकाश साफ होने लगेगा। मौसम केंद्र का अनुमान है कि अगले 2-3 दिन में तापमान गिरेगा। तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बुधवार को डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। झारखंड की सड़कों पर अब स्पीड का सिस्टम बदल जाएगा। राज्य की हर सड़क पर वाहन चलाने की नई गति सीमा तय की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय के सड़क सुरक्षा कोषांग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अब तक कई अधिकारियों ने रिपोर्ट नहीं भेजी, इसलिए रिमाइंडर जारी किया गया है। ओवर स्पीडिंग पर कार्रवाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जगह जगह स्पीड लिमिट तय नहीं है, न कोई नोटिफिकेशन, न ही जिलों को स्पष्ट जानकारी है। झारखंड की सड़कों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अन्य जिला सड़कें। इन सभी सड़कों पर अब अलग अलग स्पीड लिमिट लागू होगी और एक बार रिपोर्ट मिलने के बाद जिलों के एसपी को स्पष्ट निर्देश भेजे जाएंगे ताकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के तहत ओवर स्पीडिंग पर सख्त कार्रवाई हो सके। झारखंड के चाईबासा, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, खूंटी, बोकारो और गिरिडीह के करीब 10 लाख बैंक खातों में 400 करोड़ नहीं सीधे 4 अरब रुपए जमा हैं, लेकिन उसका कोई दावेदार नहीं है। इस पैसे को 10 साल से किसी ने छुआ तक नहीं। सबसे ज्यादा राशि चाईबासा के 2 लाख बैंक अकाउंट में 100 करोड़, बोकारो के 2.5 लाख बैंक खातों में 90 करोड़, गिरिडीह के 2.5 लाख बैंक खातों में 78 करोड़, पलामू के 98,000 खातों में 48 करोड़ और कोडरमा के 73,000 खातों में 28 करोड़ रुपए जमा हैं। बाकी जिले में भी बिना दावेदार के करोड़ों रुपए पड़े हैं। जब कई लोग अपने बैंक खाते भूल जाते हैं, कई खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और घर वालों को खाते की जानकारी तक नहीं मिलती, कई मामलों में दस्तावेज की कमी या परिवार में सहमति न होने के कारण बैंक पैसा नहीं देता है, इन्हीं खातों को अनक्लेम्ड खाता कहा जाता है। अब सवाल है कि क्या यह खजाना कभी अपने सही मालिक तक पहुंच पाएगा। दावा करने के लिए आरबीआई उद्गम पोर्टल भी चला रहा है, लेकिन लाखों परिवारों को अब भी इसकी जानकारी नहीं है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की 5 बड़ी घोषणाएं अगर परिणाम में बदली तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड की तस्वीर बदल जाएगी। अब दिव्यांगता सर्टिफिकेट में दिव्यांगता का प्रतिशत नहीं लिखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जमशेदपुर में घोषणा किया कि प्रदेश में हर दिव्यांग को एक समान अधिकार मिलेगा। ऐसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य होगा। यह प्रस्ताव अब कैबिनेट में जाएगा और पास होते ही दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाएं प्रतिशत के आधार पर नहीं, समान अधिकार के आधार पर तय होंगी। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में 7.5 करोड़ की लागत से बने 100 बेड वाले फैब्रिकेटेड अस्पताल का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कई और बड़ी घोषणाएं की। राज्य के सभी सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा मिलेगी। सभी अस्पतालों में आईसीयू और सीसीयू की दरें एक समान तय की जाएंगी। इलाज के दौरान मौत होने पर कोई अस्पताल 100 को रोककर पैसा नहीं वसूल पाएगा। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया, सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों को कम से कम 5 साल सरकारी अस्पतालों और पीएचसी में काम करना होगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी खत्म हो सके। झारखंड के पलामू में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बिजली विभाग और आपूर्तिकर्ता की मिलीभगत से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का गबन कर लिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि जमशेदपुर की एक कंपनी निरंजन इंटरप्राइजेज ने फर्जी ई-वे बिल बनाकर बिजली विभाग से बिल पास करा लिया, लेकिन सामान की एक भी सप्लाई नहीं की। सबसे हैरान करने वाली बात है कि जिस ट्रक नंबर से सामान भेजने का दावा किया गया वह ट्रक नंबर ही फर्जी मिला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीटीओ की जांच में पता चला 0097 तो वीआईपी नंबर है, ट्रक का नंबर हो ही नहीं सकता। राज्य कर विभाग ने भी सभी ई-वे बिल को फर्जी पाया है। पोर्टल पर इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी पूरा खेल चारा घोटाले की तर्ज पर फर्जी बिल, फर्जी ट्रक, फर्जी सप्लाई और करोड़ों की निकासी हो गई। पूर्व जीएम ने भी इसे घोटाला मानते हुए कहा, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था, फिर भी नाम बदलकर सप्लाई जारी थी। अब पूरा मामला गंभीर है और गबन में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई। देश भर के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने नई श्रम संहिता में बड़ा बदलाव कर दिया। अब अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, इस्तीफा देता है या उसे बर्खास्त किया जाता है तो कंपनी को सिर्फ 2 कार्य दिवस में पूरा भुगतान करना होगा। पहले फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 30 से 45 दिन लग जाते थे। कई कंपनियां अगले वेतन चक्र का इंतजार करती थी और कर्मचारियों को आर्थिक संकट झेलना पड़ता था। लेकिन अब नए नियम लागू कर दिए गए। आखिरी महीने का वेतन, बचा हुआ लीव बैलेंस और सभी भत्ते 48 घंटे में क्लियर करना अनिवार्य होगा। ग्रेच्युटी और पीएफ की समय सीमा अलग रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत, अगर किसी कर्मचारी की छटनी होती है तो अनिवार्य मुआवजे के साथ साथ सरकार ने 15 दिन की मजदूरी के बराबर एक अलग री स्किलिंग फंड देने का प्रावधान भी जोड़ा है। नए नियम 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं और कर्मचारियों के लिए यह बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। आधार सेवा में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया, जिसे आम लोगों को जानना बेहद जरूरी है। अब किसी परिवार में मृत व्यक्ति का आधार नंबर का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा।
इसके लिए UIDAI ने नई ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी। अब आप घर बैठे मृत व्यक्ति का आधार कार्ड को निष्क्रिय करा सकते हैं। इसके लिए माई आधार पोर्टल पर जाएं, रिपोर्ट डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर का विकल्प चुनें और लॉगिन करें। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाला राज्य चुनें, डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, मृत व्यक्ति का नाम, जेंडर और मृत्यु की तारीख भरें, फिर डेथ सर्टिफिकेट की PDF या JPEG फाइल अपलोड करें और रिश्ते की जानकारी चुनकर फॉर्म सबमिट कर दें। सत्यापन के बाद आपका आधार नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसका कोई भी लेन देन में उपयोग नहीं हो पाएगा। UIDAI की यह सुविधा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। झारखंड के पलामू में भूमि रजिस्ट्री कराए बिना कोयला खनन कर दिया गया। अंचल अधिकारी की जांच रिपोर्ट में इसका बड़ा खुलासा हुआ है। पड़वा अंचल में संचालित फेयर माइंस कार्बन प्राइवेट लिमिटेड पर भूमि रजिस्ट्री कराए बिना खनन करने के गंभीर आरोप लगे हैं। अंचल अधिकारी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है, कंपनी ने 14 एकड़ से ज्यादा इलाके में अवैध कोयला खनन किया और खनन किया गया कोयला अवैध तरीके से स्टोर भी कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि ग्राम पड़वा के खाता संख्या 323 और 468 के कई प्लॉट पर खनन और स्टोरेज पूरी तरह नियम विरुद्ध किया गया। ग्रामीण और रैयतों का आरोप है, कंपनी कई महीनों से बिना सरकारी मंजूरी के खनन कार्य कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय प्रशासन की मॉनिटरिंग और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। कंपनी को कुल 280 एकड़ जमीन पर माइनिंग की अनुमति मिली है, लेकिन जांच में पाया गया कि अनुमति सीमा से बाहर भी खनन कर दिया गया। अब प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी है। झारखंड में मनरेगा कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 30% वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर चल रही है, जिसे जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में मनरेगा कर्मियों के अंतर जिला तबादले पर भी विचार करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नया SOP बनाने पर सहमति बनी, ताकि जिला बदलना चाहने वाले कर्मियों को विकल्प दिया जा सके। बैठक में यह भी तय हुआ कि प्लांटेशन की मॉनिटरिंग के लिए कृषि या संबंधित विषय के विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर सहायक अभियंताओं को अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। परिषद ने 2 पंचायतों को मिलाकर संयुक्त स्कीम बनाने की व्यवस्था पर सहमति जताई। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया, दीदी बाड़ी जैसी योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं को नई शक्ति मिली है। इसके साथ ही वनाधिकार कानून के तहत आने वाले लाभुकों को 150 दिन रोजगार देने पर भी सहमति बन चुकी है। 2 दिसंबर की रात से शुरू हुआ भाकपा माओवादियों का PLGA सप्ताह 8 दिसंबर तक चलेगा। पुलिस मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर IG अभियान और स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बताया गया है इस सप्ताह में नक्सली निर्माणाधीन नवनिर्मित पोस्ट, पिकेट और कैंप को अपना निशाना बना सकते हैं। इसके साथ ही वे अपने प्रभावित क्षेत्रों में विध्वंसक कार्रवाई कर नया प्रभावित क्षेत्र बना सकते हैं। नक्सली अपने PLGA सप्ताह में नए कैडरों की भर्ती, सुरक्षा बलों पर विध्वंसक कार्रवाई के साथ नए कैडरों को प्रशिक्षित करेंगे। इस दौरान वे अपने प्रभावित क्षेत्र में बैठक और सभा करेंगे। उनकी स्नाइपर टीम या छोटे मारक दस्ता भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार नक्सली रेलवे, रेल ट्रैक, पुलिस की चलती वाहन, सुरक्षा बलों के कैंप, अंचल या प्रखंड कार्यालयों के साथ माइनिंग, कोल डंप आदि स्थानों पर हमला कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। गढ़वा DC और अधिवक्ता संघ की 4 महीने से चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया। जिला अधिवक्ता संघ ने शनिवार को उपायुक्त के न्यायालय के बहिष्कार को वापस ले लिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश PDJ मनोज प्रसाद की मध्यस्थता से यह समाधान संभव हो पाया, जहां पर DC दिनेश यादव और अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एक साथ बैठे और आपसी सम्मान के साथ विवाद सुलझाने पर सहमत हो गए। बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को गुलाब का फूल भेंट कर 4 महीने पुराने संघर्ष को खत्म करने का संकेत दिया। अधिवक्ता संघ ने घोषणा किया, सोमवार से अधिवक्ता फिर से DC कोर्ट में पेश होंगे। यह विवाद जुलाई 2025 में शुरू हुआ था, जब एक केस की बहस के दौरान DC द्वारा कथित अपमानजनक टिप्पणी की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद अधिवक्ता संघ ने 23 जुलाई से उपायुक्त न्यायालय का अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर दिया था, लेकिन अब संवाद, पहल और सकारात्मक वार्ता ने गतिरोध को समाप्त कर दिया है। गढ़वा में न्यायिक कामकाज फिर से सामान्य होने लगा है। बुधवार की रात गढ़वा में अवैध बालू के कारोबार से जुड़े 2 मामले सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करती है। भंडरिया के धसनी गांव के कन्हर नदी से अवैध बालू ढुलाई कर रहे ट्रैक्टरों को जब ग्रामीणों ने रोका, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। फिर 4 घंटे बाद बालू माफिया लाठी डंडा लेकर धसनी गांव पहुंचे और जबरन ट्रैक्टर को छुड़ा ले गए। दूसरे मामले में जबरंका के भौरी गांव में सुबह ग्रामीणों ने दर्जनों ट्रैक्टरों को रोका, पुलिस भी पहुंची, लेकिन कार्रवाई शून्य हो गई। वीडियो फुटेज से पता चलता है बड़े पैमाने पर बालू का अवैध कारोबार चल रहा है। इन मामलों पर अखबारों में छपी खबरें बताती है कन्हर नदी से बड़े पैमाने पर इन दिनों बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। यहां से रात भर अवैध बालू की ढुलाई होती है, जिसे बालू माफिया रमकंडा और रंका के इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की शिकायत गढ़वा उपायुक्त से भी की गई है।
मीडिया रिपोर्ट बताती है रात भर हो रही ढुलाई से ग्रामीणों को रात में सोने तक में परेशानी होती है। ग्रामीणों के अनुसार अब भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन तय है। हालांकि इन मामलों पर भंडरिया के थाना प्रभारी ने इस मामले की सूचना नहीं होने की बात कही है। उन्होंने अवैध बालू के कारोबार पर रोक लगाने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा इस कारोबार पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। झारखंड के चतरा में रोजगार सेवक भर्ती में फर्जी डिग्री का भंडाफोड़ हो गया। नरेगा के तहत चतरा में 30 ग्राम रोजगार सेवक की बहाली निकली थी। सैकड़ों उम्मीदवारों में से 30 का चयन किया गया था। जांच के दौरान 4 अभ्यर्थियों की डिग्री पूरी तरह फर्जी निकली। देवानंद प्रसाद दांगी, आदित्य कुमार यादव, बालचंद्र महतो और राकेश कुमार महतो की डिग्री फर्जी निकली। उप विकास आयुक्त ने जब इनसे जवाब मांगा तो सफाई देने के बजाय इन चारों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जांच रिपोर्ट स्पष्ट है, इनके प्रमाण पत्र अलग अलग विश्वविद्यालयों के नाम पर फर्जी थे। अब उपायुक्त कृतिश्री के निर्देश पर चारों को चयन मुक्त कर दिया गया। बाकी चयनित उम्मीदवारों की जांच अभी चल रही है। चतरा प्रशासन का कहना है कि फर्जी डिग्री वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नरेगा सिस्टम में फर्जीवाड़े का यह ताजा मामला भर्ती व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक को हटा दिया है। अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल का रिजल्ट बहुत जल्द जारी कर देगा। बुधवार को हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि रिजल्ट रोकने का कोई ठोस आधार नहीं है। अब नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड में बिना किसी बाधा के आगे बढ़ पाएगी। हालांकि कोर्ट ने 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक को बरकरार रखा है, क्योंकि इनके बारे में पता चला था यह नेपाल में रहकर तैयारी कर रहे थे। 21 और 22 सितंबर 2024 को हुई इस परीक्षा में अनियमितता और पेपर लीक के आरोप लगे थे, लेकिन लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। इस फैसले के साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल के माध्यम से हजारों नियुक्तियों का रास्ता खुल गया है और अभ्यर्थियों में राहत और उत्साह दोनों है। झारखंड में एसआईआर से पहले 12 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। राज्य में मतदाताओं की पैतृक मैपिंग का काम चल रहा है और अब तक 1 करोड़ 61 लाख से ज्यादा वोटरों की मैपिंग पूरी हो चुकी है। प्री एसआईआर में जांच के दौरान अनुपस्थित रहने वाले, दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने वाले, मृत और 1 से अधिक जगह नाम दर्ज वाले ऐसे 12 लाख वोटरों को अब तक चिन्हित किया गया है। सीईओ के रवि कुमार ने सभी ईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पैतृक मैपिंग को मजबूत करने का सख्त निर्देश दिया है। आयोग का मानना है कि मैपिंग जितनी मजबूत होगी, आने वाले एसआईआर में उतने ही कम मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे कई मतदाता हैं जो अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर झारखंड आए हैं या जिनका नाम पिछले एसआईआर के रिकॉर्ड से नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ऐसे मतदाताओं की पैतृक मैपिंग भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की सहायता लेकर करने का निर्देश दिया। इसके अलावा राज्य के मूल मतदाताओं की मैपिंग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड की वेबसाइट के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए कहा है। झारखंड सरकार 8 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 11,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। सबसे बड़ा आवंटन इस बार भी मैया सम्मान योजना को मिलने की संभावना है। पिछले साल भी यही योजना नंबर 1 पर रही थी और इस बार राशि और बढ़ाई जा सकती है। सभी विभागों ने अपनी जरूरतें बताकर प्रस्ताव भेज दिया है और बजट का मसौदा अब अंतिम चरण में है। 1-2 दिनों में सदन में पेश करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया जाएगा। आपको बता दें 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा जो 11 दिसंबर तक चलेगा। आपको बता दें अनुपूरक बजट वही होता है जो साल के बीच में तब पेश किया जाता है जब मुख्य बजट में दी गई राशि किसी योजना या खर्च के लिए कम पड़ जाए। अब नजरें 8 दिसंबर पर सबकी टिकी है जब विधानसभा में यह पूरा बजट पेश होगा। झारखंड के निजी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया अब पूरी तरह पारदर्शी होगी। जमशेदपुर के जिला शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र 26-27 के लिए प्रवेश कक्षा में नामांकन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। 5 जनवरी से 16 जनवरी के बीच हर प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूल अपने कैंपस में एडमिशन की लॉटरी प्रक्रिया पूरी करेगा। 24 दिसंबर तक सभी स्कूलों को कितनी सीटें हैं, किस श्रेणी में कितनी आरक्षित हैं और लॉटरी किस सॉफ्टवेयर से होगी, यह पूरी जानकारी जिला शिक्षा विभाग को देनी होगी। लॉटरी पूरी तरह निष्पक्ष रहे, इसके लिए हर स्कूल में एक पर्यवेक्षक तैनात किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। 17 जनवरी को स्कूल अपने चयनित छात्रों की सूची वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर जारी करेंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक ने साफ कहा है कि इस बार एडमिशन में कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी, हर कदम पारदर्शी और अभिभावक के हित में होगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अपने पूर्व की घोषणाओं के तहत अब ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज करना शुरू कर चुके हैं। जमशेदपुर अस्पताल के ओपीडी में बैठकर उन्होंने मरीजों का इलाज किया, जहां वे दर्जन भर मरीजों की स्वास्थ्य जांच की। जांच के बाद पर्ची पर मरीजों को आवश्यक दवा भी लिखी। आपको बता दें इसके पहले वे रांची के रिम्स के ओपीडी में बैठकर
पिछले सप्ताह मरीजों का इलाज कर चुके हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा किया है कि वे अब हर जिला के सदर अस्पताल में जाकर ओपीडी में डॉक्टर की भूमिका निभाएंगे, जहां मरीजों का इलाज भी करेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत भी जान पाएंगे, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके। आपको बता दें, झारखंड में पहली बार किसी डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूरत के हिसाब से व्यवस्था बहाल किया जा सके। सोना चांदी फिर से रिकॉर्ड लेवल के बेहद करीब पहुंच गया। सोमवार को सराफा बाजार में बड़ी उछाल देखने को मिली। चांदी एक दिन में 10,821 रुपए उछलकर 1,75,180 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। सोना भी 2,209 रुपए चढ़कर 1,28,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। सबसे खास बात है, 24 कैरेट सोना अब अपने सभी समय के रिकॉर्ड से सिर्फ 784 रुपए नीचे रह गया है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस महीने के आखिर तक सोना 1,35,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा। चांदी 1,85,000 रुपए प्रति किलो को छू सकती है। शादियों का सीजन भी सोने चांदी की खरीद को और बढ़ा रहा है। सोना खरीदने की अगर आप सोच रहे हैं तो बाजार पर नजर जरूर रखें। झारखंड में साइबर अपराधियों ने इस बार एक जज साहब को अपना शिकार बना लिया। रांची के शालीमार बाजार में सब्जी खरीदने पहुंचे खुट्टी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश मिश्रा का मोबाइल उनकी जेब से चोरी हो गया। 30 नवंबर को मोबाइल चोरी के कुछ ही घंटों बाद साइबर अपराधियों ने उसी मोबाइल से बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। अमेजन ऐप से 1,34,000 रुपए की खरीदारी कर ली और अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 1,53,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। कुल मिलाकर 2,88,000 रुपए खाते से निकाल लिए गए और जज साहब को देर शाम ईमेल खोलने पर पूरे खेल का पता चला। शिकायत के बाद जगन्नाथपुर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि किसके खाते में पैसा गया और किस नाम से शॉपिंग की गई है। यह मामला साफ बताता है, साइबर अपराधी किसी को नहीं छोड़ते। मोबाइल चोरी को हल्के में लेना अब भारी पड़ सकता है। रांची रेलवे ने 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हटिया टाटानगर एक्सप्रेस, रांची बोकारो पैसेंजर, दुमका रांची एक्सप्रेस, रांची चौपन एक्सप्रेस और खड़गपुर रांची एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन पूरे 1 महीने तक नहीं चलेगी। इस अवधि में 10 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, यानी यह ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन तक नहीं जाएगी। कुछ मुरी में रुक जाएगी, कुछ बोकारो में और कुछ मेसरा से ही वापस लौट जाएगी। रांची सासाराम एक्सप्रेस भी कई दिनों तक पिस्का स्टेशन से चलने वाली है। अगर आप दिसंबर जनवरी में किसी ट्रेन से सफर का प्लान कर रहे हैं तो रेलवे की अपडेट जरूर चेक करें, क्योंकि 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक रांची रूट पर कई ट्रेन नहीं चलेगी। रेलवे ने रांची स्टेशन के रिमॉडलिंग और बड़े तकनीकी काम, प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के चलते यह फैसला लिया है।